नमस्कार। तो आज की प्रश्न संभाषा जिस विषय पर होने वाली है वो अत्यंत महत्व का है, क्योंकि हम देखते हैं कि मौसम परिवर्तित हो रहा है, ऋतु परिवर्तित हो रही है और लगभग हर दूसरे व्यक्ति को मौसमी बीमारियों ने घेरा हुआ है। तो हमारे मन में स्वाभाविक से प्रश्न आता है कि क्या आयुर्वेद में मौसम संबंधी वर्णन है क्या, ऋतु का वर्णन है क्या, या ऋतु में होने वाली बीमारियों का वर्णन है क्या? तो अगर हाँ, तो इसका इलाज क्या है और इसका कारण क्या है, ये होती क्यों है? इस विषय पर हमें जिनका सानिध्य प्राप्त होने वाला है उनकी ख्याति संपूर्ण भारत में है, जो संहिता विभाग में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आदरणीय गुरुदेव वैद्य रामतेज शर्मा सर को मैं स्वागत करता हूं। आप शासकीय स्वशासी धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय में संहिता विभाग में एचओडी के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी दायित्व आप संभालते हैं। तो सर, हम इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आपको प्रणाम करते हुए आपकी आज्ञा चाहेंगे। और बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते सर। सर, आयुर्वेद में ऋतुओं का वर्णन हमें किस प्रकार प्राप्त होता है और क्या बदलती ऋतुओं के साथ हमें अपने खान पान, आहार विहार आदि को भी बदलने की आवश्यकता है? प्रगति और दिव्यांशु, आप बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं दोनों लोग। वास्तव में वर्तमान समय में जब हम 23 सितंबर को विश्व आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं, पूरा देश और पूरा विश्व ही आयुर्वेद दिवस मनाएगा, तो ये सवाल सबके जहन में आ रहा है कि धन्वंतरी जयंती से हटाकर 23 सितंबर इस दिन को क्यों लाया गया। तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का इसमें बड़ा गहरा विषय था छुपा हुआ कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों को सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो सापेक्ष गति का सिद्धांत है, ये विषय ध्यान था। हजारों वर्ष पूर्व की बात है, जब चरक संहिता लगभग 3000 से 4000 वर्ष पूर्व की है और सुश्रुत संहिता और भी पुरानी सौश्रुति के रूप में मिलती है। और इन दोनों संहिताओं में सूर्य के द्वारा किस प्रकार से ऋतुओं का निर्माण किया जाता है, ये इसका पूरा वर्णन वहाँ किया गया है। तो उसको उत्तरायण और दक्षिणायन इस प्रकार से इसका वर्णन है कि सूर्य की जो सापेक्ष गति पृथ्वी के साथ होती है, चूंकि हम पृथ्वी पर स्थित हैं, अतः हमने सापेक्ष गति के रूप में सूर्य को गतिमान माना। यदि सूर्य पर कोई स्थित होगा तो वो पृथ्वी को गतिमान मानेगा। तो सूर्य की गति को हमने सापेक्ष रूप में स्वीकार किया और फिर ये देखा कि जब आदान काल आता है, अर्थात पृथ्वी को भूमध्य के रूप में, भूमध्य रेखा के रूप में आचार्यों ने स्वीकार करके जो नॉर्थ हेमिस्फीयर के यानी कि उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं जिसमें भारत आता है, तो जब उत्तर की दिशा में सूर्य का गति होती है तो इसको उत्तरायण नाम दिया, और जब दक्षिण की ओर सूर्य की किरणों की गति होती है इसको दक्षिणायन नाम दिया। तो ये हमारे गौरवशाली विज्ञान और गौरवशाली जो ज्यामिति विषय, ये जो ज्योतिष का विषय है या भूगोल का जो विषय है, उसके बारे में हमारे पूर्वजों का जो गहरा ज्ञान था, जो ऋतु निर्माण के बारे में भी जिसका विस्तार से वर्णन मिलता है, ऐसा हमारा गौरवशाली हमारा इतिहास था, गौरवशाली विज्ञान था और जो आयुर्वेद में वर्णित था। तो ऐसे महर्षि चरक ने, महर्षि सुश्रुत ने और वाग्भट ने भी ऋतुओं के निर्माण के संबंध में बड़ा सुंदर वर्णन अपनी ऋतुचर्या के अंतर्गत किया है। तो उत्तरायण की जो ऋतुएं हैं, तो उसका सिद्धांत यह है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा से पार हो गए धीरे धीरे कर्क रेखा की ओर बढ़ती हैं, तो हम जानते हैं कि 14 जनवरी को या 15 जनवरी को हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो मकर संक्रांति का अर्थ यह है कि सूर्य की किरणें अब मकर रेखा से क्रॉस करके अब धीरे धीरे कर्क रेखा यानी कि उत्तरी गोलार्ध की ओर, कर्क रेखा की ओर चलना शुरू हो गई है। तो ये पूरा जो समय है यानी कि मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा तक पहुंचने का समय कहलाता है उत्तरायण का काल। और इन 6 महीनों के अंदर ये पूरा कर्क रेखा तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। तो इन 6 महीनों को उत्तरायण नाम दिया गया और इसमें 2-2 महीने की 2-2 एक-एक ऋतु बताई गई। तो जो सबसे पहली ऋतु है, जो लगभग 14 जनवरी से शुरू होती थी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो एनवायरनमेंट के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से और उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ा है। इसके कारण से सबसे ज्यादा जो असर हुआ है वो तापमान की अधिकता की वजह से जो सर्दी की ऋतु है यानी कि हेमंत और शिशिर ऋतु, जो 4 महीने की ऋतु होती थी, वो घटकर कम रह गई है। तो अभी देखने में आता है कि 14 जनवरी से जो शिशिर ऋतु शुरू होती थी वो 14 मार्च तक जानी चाहिए, परंतु देखने में आता क्या है कि 14 फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और जो बसंत ऋतु के लक्षण है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि युग परिवर्तन हुआ। लगभग 2 से 3 हजार वर्षों के अंदर पृथ्वी का तापमान, सामान्य तापमान लगभग 8 से 10 सेंटीग्रेड बढ़ गया। जो सामान्य तापमान 30 से 32-35 रहा करता था, वो कई कई स्थानों पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है।
तो अर्थ ये है इसका कि युगानुकूल परिस्थिति में भी हमें ऋतु परिवर्तन, ऋतु चक्र को समझना चाहिए। तो उत्तरायण की जो पहली ऋतु है वो शिशिर ऋतु है, जिसमें सर्दी पड़ती है, हवाएं बहुत ठंडी आती हैं, इसमें स्किन फटती है। उसके बाद वसंत ऋतु आती है 2 महीने की, जो लगभग फरवरी, मार्च और अप्रैल तक आती है। और अप्रैल के बाद मई और जून की 2 माह की ग्रीष्म ऋतु। और उसके बाद कर्क संक्रांति जब आती है, लगभग ये 22 या 15 जुलाई के आसपास कर्क संक्रांति का समय है। और यहाँ से फिर दक्षिणायन यानी कि कर्क रेखा को स्पर्श करके सूर्य की किरणें और दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू हो जाती हैं, जो 6 महीने के लिए जाती हैं। तो लगभग 15 जुलाई या 20 जुलाई से लेकर और 14 जनवरी तक ये जो 6 महीने का समय है, ये दक्षिण की चूंकि गति है सूर्य की, अयन कहते हैं मार्ग को। तो सूर्य की दक्षिणायन गति होने के कारण से ये जो 6 महीने हैं ये दक्षिणायन कहलाते हैं, या विसर्ग काल भी कहते हैं इसको। तो आदान और विसर्ग ये 2 नाम हमारे आचार्यों ने दिए। तो इस विसर्ग काल के अंदर चूंकि सूर्य हमसे विमुख हो रहा है, हमसे दूर जा रहा है, तो जो टेम्परेचर है धरती का, हमारे क्षेत्र का जो टेम्परेचर है, उत्तरी गोलार्ध का, भारत का जो टेम्परेचर है वो कम जाता है। और इस कम होने की वजह से हमारी जो अग्नि है वो प्रवृत्त होती है। तो जैसा कि बताया कि वर्षा काल में शीतल भाव आ जाता है, जिसकी वजह से वायु का प्रकोप होता है। वर्षा के बाद अभी जो ऋतु आने वाली है या जो प्रारंभ हो चुकी है ऋतु, वो शरद ऋतु है। शरद ऋतु वर्षा काल के बाद और हेमंत से पहले यानी सर्दियों से पूर्व की ऋतु है। ये विशेष एक ऋतु होती है जिसमें सूर्य बिल्कुल मध्य में आकर भूमध्य के ऊपर स्थित हो जाता है, जहां से भारत की दूरी बराबर रहती है। और ऐसी स्थिति में रहती है कि दिन और रात एकदम बराबर हो जाते हैं। तो 23 सितंबर वो दिन है जब दिन और रात की जो समय है बिल्कुल बराबर 12-12 घंटे का रहता है। और सूर्य जो है हमको शक्ति देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है, और चंद्रमा जो है हमें शीतलता देने वाला है। और वायु अनुष्णाशीत होती है। जैसा वातावरण बनता है, दिन का टेम्परेचर अधिक है तो दिन में वो उष्ण हो जाती है, और रात्रि का तापमान कम जाता है शीतलता की वजह से, तो तापमान शीत होने की वजह से शीत गुण धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से जो हमारा सिद्धांत है विसर्गादान विक्षेपे सोम सूर्य निलास तथा धारयन्ति जगत देहम प्रकृति संनिलास। हाँ, तो ये जो तीनों जो दोष हैं वात पित्त और कफ, ये सोम, सूर्य और अनिल, इस सिद्धांत से लोक पुरुष शामिल सिद्धांत से चलते हैं तीनों के तीनों। और ये जो सितंबर का जो 23 सितंबर का दिन है, विशेष महत्व का दिन है। और ये तीनों के तीनों अपने इक्विलिब्रियम में रहते हैं, साम्य में रहते हैं, अद्भुत व्यवस्था है। तो इस कारण से इस दिन का चयन, 23 सितंबर का दिन का चयन हमारे सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने और विद्वानों ने मिलकर किया है। और ये हमारी जो ऋतु चक्र यानी ऋतु निर्माण की जो अवधारणा है, ये बड़ी वैज्ञानिक अवधारणा है और बड़े गौरवशाली अवधारणा है। क्या से हजारों वर्ष पूर्व जब लोग खाना नहीं जानते थे, पहनना नहीं जानते थे, रहना भी नहीं जानते थे, तब हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी खगोलीय गणना करके और ऋतु चक्रों का और मासों का और काल का निर्धारण किया। ये अत्यंत गौरव का विषय। तो दूसरा जो प्रश्न था आपका, आपने पूछा था कि ऋतु का क्या महत्व है हमारे जीवन में। बदलता आहार विहार। बदलता आहार विहार, किस प्रकार से ऋतु के अनुसार हमारा आहार विहार होना चाहिए। वास्तव में जो विभिन्न प्रकार के रोग जो फैल रहे हैं आज की तारीख में समाज में, और एपिडेमिक भी जो फैल रहे हैं या ऋतु अनुसार भी जो रोग होते हैं, उसका मूल कारण समाज के अंदर एक अज्ञता है, अनअवेयरनेस है, जागरूकता का बड़ा अभाव है। मौसम बदल रहा है लेकिन खान पीन नहीं बदल रहा, ये बड़ी समस्या है। मैं देखता हूँ सुबह के समय वर्षा काल में अभी भी लोग घूमने आते हैं और अपने जूते उतार के, मोजे सॉक्स उतार के और घास में नंगे पैर चलते हैं। अब घास कैसी है, बिल्कुल ओस युक्त है, ठंडी घास है एकदम, और शरीर हमारा क्लेद युक्त है, गीला हो रहा है पूरा वर्षा की वजह से। तो आचार्य ने मना किया कि हमें भजेद क्लेदी वार्षिकम, ऐसा कहा वर्षा ऋतु के लिए कि वर्षा ऋतु में क्लेद से दूर रहना चाहिए, स्किन को, त्वचा को और शरीर को। लेकिन लोग बाग जानते नहीं है, तो वो वर्षा काल में भी प्रातःकाल ओस में और घास में चलते हैं। तो ये जो जागरूकता का अभाव है, इसके कारण से लोग बाग जिन आहारों का सेवन नहीं करना चाहिए उनका भी सेवन करने लग जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की जो मौसमी या ऋतु संबंधित दोष प्रकोप संबंधित जो व्याधियां होती हैं वो लोगों में फैल रही हैं। कोविड के दौरान भी ऐसा देखने को मिला। आप देखेंगे कि कोविड हो या स्वाइन फ्लू हो या बर्ड फ्लू हो, इस प्रकार के जो फ्लूज आते हैं, वायरल जो अटैक्स होते हैं, वो ऐसे मौसम में होते हैं जब पित्त का या कफ का प्रकोप होता है सामान्यतया।
तो बसंत ऋतु में कोविड हमारा आया था, जो पूरी पृथ्वी को जिसने बड़ा आपदा में डाला था, कष्ट में डाला था, उसका कारण भी यही था कि जैसे ही वसंत ऋतु शुरू होती है फरवरी के बाद, तो व्यक्ति सोचता है कि वो ठंड के उसमें चल रहा है और प्रवेश हो चुका होता है बसंत के तापमान में, और रात्रि का तापमान कम हो जाता है। तो ये बढ़ा तापमान और घटा तापमान को व्यक्ति सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, और दिन में वो ठंडी चीजों का सेवन करता है और रात में भी उसी आइसक्रीम को या ठंडी चीजों के सेवन में वो प्रवेश कर जाता है, या ठंडी शरबतों का सेवन करता है, ठंडे पानी का सेवन करता है, और यहीं से उसका गला पकड़ में आता है, और यहीं से सीधे सीधे जो वायरस है, जो प्रतिश्याय, काश, जुकाम, खांसी, बुखार या फ्लूस का जो कारण होता है, वो यहीं से प्रवेश करता है। ऐसे ही यदि वर्षा ऋतु के बाद होने वाली शरद ऋतु को हम समझेंगे, तो शरद ऋतु में भी दिन का तापमान अचानक से बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही वर्षा काल के जो बादल हैं वो हटते हैं ऊपर आसमान में से, तो सूर्य अपनी पूरी प्रखरता के साथ प्रकट होता है, और उसकी जो किरणें हैं वो इतनी तीव्रता के साथ धरती पर आती हैं कि जिस शरीर को वर्षा काल के 2 या 3 महीने का एक ऐसा शीत का अभ्यास रहता है, ठंड का अभ्यास रहता है, जो गीलेपन का अभ्यास रहता है, जिसे क्लेद अभ्यास कहते हैं, वो अचानक से अभ्यास बदलकर तापमान इतना तेजी से आता है, किरणें इतनी तेजी से पड़ती हैं कि ये जो एलर्जिक जो डिसीजेस हैं स्किन की, वो इस मौसम में सबसे ज्यादा होती है। और इसी के कारण से जो शरीर के अंदर उष्णता का भाव है वो बढ़ता है, और उष्णता के भाव को बढ़ने की वजह से स्निग्ध और तीक्ष्ण भाव पहले से जुड़ा हुआ रहता है। ये तीनों भाव मिलकर पित्त का प्रकोप कर देते हैं, और पित्त से होने वाली जितनी भी व्याधियां हैं, चाहे वो स्किन डिसऑर्डर हो यानी कि त्वचा की बीमारियां हो, चाहे अपने आमाशय या आंत्रवह संस्थान या जो हमारा भोजन का जो संस्थान है उससे होने वाली जो एसिडिटी से रिलेटेड जो समस्याएं वो हों, या रक्त की दुष्टि इसमें सबसे प्रधान है, क्योंकि एलर्जिक जो डिसीजेज हैं वो इसी शरद ऋतु के अंतर्गत ज़्यादा होती हैं, और स्किन डिसीजेज भी इसी के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं। वो इस कारण से क्योंकि रक्त और पित्त का साधर्म्य है, जैसे ही पित्त प्रकोपित होता है तो वो अपने रंग से, रूप से, गुण से बिल्कुल की बिल्कुल रक्त के जैसा होता है, जैसा कि रक्त पित्त की संप्राप्ति में भी हमने पढ़ा है, संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहित। तो वो संसर्ग करने की वजह से रक्त की प्रकोप कर देता है, रक्त को वृद्ध कर देता है, और रक्त दुष्ट होकर स्किन के अंदर बहुत सारी बीमारियां प्रकट करता है। तो जैसे कि आपने दोनों प्रश्न किए, मैंने प्रयास किया कि उन दोनों को उत्तर में इस प्रकार से आपको समझा सकूं। तो सर आपने बहुत अच्छे से जो 23 सितंबर को हम आयुर्वेद दिवस जो मनाने वाले हैं उसके गुप्त व्याख्या हमें समझाई, साथ में सर हमें बताया कि कैसे कैसे बीमारियां ऋतुओं में कैसे कैसे होती हैं, लेकिन सर उनके बचाव के तरीके क्या हैं, और साथ में सर जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जाते हैं जो अपन संधि काल जिसे बोलते हैं, सर उसका कैसे हम समझें, या उसमें क्या हम करें जो हमें रोग ना हो। तो चरक ने उसके लिए एक शब्द दिया, ऋतु संधि। तो वहां उन्होंने बताया ऋतु अंत्यादि सप्ताहात ऋतु संधि इति स्मृतम, अर्थात एक ऋतु का अंतिम सप्ताह पहले ऋतु का और आने वाले ऋतु का पहला सप्ताह, इन दोनों को मिलाकर 14 दिन जो होते हैं, 14 डेज जो होते हैं, वो ऋतु संधि कहलाते हैं सामान्यतया। और इस ऋतु संधि के अंदर जो ऋतु खत्म हो रही है उस ऋतु के आहार विहार को छोड़ना पड़ता है, और जो ऋतु आ रही है उसके आहार विहार का अनुपान और प्रयोग शुरू करना पड़ता है। जैसे अभी वर्षा ऋतु लगभग अब समापन पर है, मौसम विभाग ने भी कह दिया है कि मानसून अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर जा रहा है और अब वर्षा नहीं होगी। तो पिछले 8-10 दिन से वर्षा हुई भी नहीं, तो हम अब ये मान के चलें कि अब यहाँ से शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है, क्योंकि अब मौसम धीरे धीरे खुलने भी लगा है, टेम्परेचर बढ़ने भी लगा है। तो यहाँ से ऋतु संधि प्रारंभ होने का अर्थ यह है कि अब ये जो 5-6 दिन है ये वर्षा काल के जो अनुपान है, आहार विहार है, उसको त्यागने का समय आ गया। तो वर्षा काल में हमने क्या कहा कि वर्षा में शीत गुण रहता है, शीत गुण की वजह से वायु का प्रकोप रहता है, तो सामान्यतः हम उष्ण और स्निग्ध ऐसे आहार का प्रयोग करते हैं कि जो तला हुआ हो, जो स्निग्ध हो। जैसे अचारों का सेवन बहुत करते हैं हम, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है हरी सब्जियों में। तो हरी सब्जी का तो वैसे निषेध रहता है, क्योंकि हरी सब्जी जमीन से आती है, पानी में से आती है, कीचड़ में से आती है, और वहाँ एक जो संसर्ग है इन्फेक्शन का वो उसकी संभावना ज़्यादा रहती है, तो हरी सब्जियां नहीं बनती। तो घरों में जो दाल है और अचार हैं इनका प्रयोग ज़्यादा होता है। ऐसे ही पराठे का प्रयोग तेल के रूप में या घी के रूप में ज़्यादा करते हैं लोग। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो तेल से बनते हैं पराठे, तेल के पराठे वात शामक होते हैं। तो घी के पराठे वात शामक हो सकते हैं, परंतु तेल के पराठे जितने वायु शामक होंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये इकोनॉमिक भी है और लाभदायक भी है। और कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से देखें तो सरसों के तेल के पराठे ज़्यादा उपयोगी हैं।
तो ये वर्षा काल के लिए। लेकिन ऐसे पकोड़े हैं, भजियां हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इनका प्रयोग अपन कब करते हैं? वर्षा काल में करते हैं। तो ये स्निग्धता और उष्णता, ये दोनों गुण किसके लिए हैं? वायु के शमन के लिए हैं स्पेशली। लेकिन जैसे अब ऋतु संधि शुरू हुई और पित्त का प्रकोप होने वाला है, आने वाला है, पित्त का प्रकोप होने वाला है, तो क्या करेंगे अपन? तो पित्त क्या कहता है कि यदि आपने उष्ण और स्निग्ध आहार किया तो पित्त का प्रकोप और तेजी से होगा, क्योंकि ऑलरेडी सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखरता से आती हैं, जिसकी वजह से जो जमा हुआ शीत था हमारे शरीर के अंदर वो हट जाता है और तुरंत ही हमारा शरीर एकदम जो स्निग्ध गुण जो था इसका पित्त का, वो संचित अवस्था में रहता है वर्षा काल में। और वर्षा काल में एक और बात बताई आचार्य ने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो, कि पवनादि सारे जो दोष हैं वो सभी प्रकोपित होते हैं, क्योंकि इस ऋतु में अग्नि की मंदता विशेष रूप से होती है। तो विषयों की जो गति है ना, जहर की जो गति है, इन्फेक्शन फैलने की जो पॉसिबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु में ही होती है। तो इसकी वजह से जो तीक्ष्णता का भाव है वो वर्षा ऋतु में बढ़ जाता है। तो ये जो स्निग्धता और तीक्ष्णता और उष्ण आहार विहार का सेवन, ये तीनों मिलकर सामान्यतः पित्त को संचित अवस्था में रखते हैं वर्षा ऋतु में। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु होती है तो जैसे ही उष्ण का बाह्य रूप से प्रवेश होता है या संपर्क होता है शरीर को, तो ये दोनों अंदर की उष्णता और बाहर की उष्णता, ये दोनों मिलकर पित्त को फट से प्रकोपित कर देती है। तो इस अवस्था में यदि हमने उष्ण आहार विहार या स्निग्ध आहार विहार का कंटिन्यूएशन किया या लगातार सेवन किया, तो यहां से पित्त का प्रकोप होकर हमारे रक्त को और ज्यादा प्रकोपित कर देंगे और पित्त से होने वाली व्याधियां बढ़ जाएंगी। तो आचार्य ने क्या कहा कि यहां लघु, स्निग्ध, तिक्त वर्ग और मधुर वर्ग, यानी मधुर और तिक्त औषधियों का और आहार का चयन करना चाहिए इस समय में। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो तिक्त वर्ग की जो औषधियां या तिक्त वर्ग का जो आहार है, जैसे हमें घी भी खाना, जैसे हमें तेल और घृत में से चयन करना है, तो तेल जो है वो सामान्यतः उष्ण प्रकृति का होता है और जो घृत है वो शीत प्रकृति का होता है। तो क्या चयन करें फिर अपन? इस ऋतु संधि से ही तेल को त्याग करें और घृत का प्रयोग शुरू करें, और घृत में भी गोघृत का प्रयोग शुरू करें। और इतना ही नहीं, इतने के बाद भी आचार्य कहते हैं तिक्तस्य सर्पिशः पानम, यानी कि कैसे सर्पी का प्रयोग करें? तिक्त औषधियों से युक्त जो है सर्पी, वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। तो पंचतिक्त घृत जो है वो सर्वात्मना यानी कि यदि स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए भी और कोई बीमार व्यक्ति है उसके लिए भी ये पंचतिक्त घृत का प्रयोग करना ही चाहिए। अभी एक हमारे पेशेंट हैं डॉक्टर जैन, हमारे राजस्थान के, उनका ऐसा ही प्रश्न आया कि डॉक्टर साहब मेरे को स्किन की एलर्जी रहता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा पंचतिक्त घृत का प्रयोग करिए डॉक्टर साहब। वो एलोपैथी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर हैं धौलपुर के। तो डॉक्टर साहब मैं तो घृत सूट नहीं करता, मैं घी ज़्यादा नहीं खाता, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। मैंने कहा इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा। कि ऐसा कैसे? क्योंकि मैंने कहा इसमें 5 तिक्त वर्ग की अच्छी औषधियां हैं जो घृत के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले जो गुण होता है, गुरुता जो गुण होता है, उसको और कम कर देते हैं अपने संस्कार से और पित्त का शमन करते हैं। तो एलर्जिक जितनी भी समस्याएं हैं, ब्लड से रिलेटेड जितनी समस्याएं, उनमें अत्यंत उपयोगी है। तो यहां से मैंने जैसा कि उदाहरण दिया आपको वर्षा और शरद ऋतु की ऋतु संधि काल का, तो ये जो ऋतु संधि काल है, यहां से हमने यदि परिवर्तन कर लिया तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब सवाल ये होता है कि इतनी जागरूकता आएगी कैसे? तो ये जागरूकता का कार्य है हमारे मीडिया का, सोशल मीडिया का, न्यूज़पेपर का, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, हमारे विद्यार्थियों का, हमारे डॉक्टर्स का जनता के साथ मुखातिब होने का। तो जब भी ऋतु संधि आए, जब भी वर्षा काल खत्म हो या कोई भी ऋतु शुरू होने वाली हो, उस समय कलेक्टर का भी, जिला प्रशासन का भी ये कर्तव्य है कि आयुर्वेद के स्कॉलर्स को, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को, आयुर्वेद के वैद्यों को साथ में लेके एक जन जागरण का अभियान स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे होर्डिंग लगने हो, चाहे मीडिया में पट्टी चलनी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, चाहे प्रिंट मीडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी हो, चाहे इंटरव्यूज होने हो, पर कुछ ना कुछ जागरूकता की दृष्टि से समाचारों में जाना चाहिए। अब ऐसे ही एक और काल है, वो है यमदंष्ट्रा काल। यमदंष्ट्रा काल स्पेशली दिवाली के बाद जो हेमंत ऋतु शुरू हो रही है, तो ये शरद और हेमंत के बीच का जो ऋतु संधि काल है वास्तव में वो है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि शरद ऋतु जो है वो पित्त के प्रकोप का काल है और उसी समय लगभग शरद ऋतु में दीपावली आती है। और दीपावली का जो समय है वो ऐसा समय है कि जब बहुत पकवान बनते हैं घर के अंदर, बहुत ही मीठा खाता है व्यक्ति, बहुत पके हुए तले हुए जो फ्राइड आइटम है उनका सेवन करता है और यहाँ से उल्लास का एक वातावरण रहता है समाज के अंदर और व्यक्ति इस काल में अपथ्य का सेवन ज्यादा करता है।
तो इसी कारण हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने अन्नकूट की व्यवस्था करी। आप देखेंगे कि दीपावली तक बहुत खाते हैं अपन, रिच भोजन करते हैं, तला हुआ खाते हैं, घी का खाते हैं, मीठा खाते हैं बहुत, परंतु तुरंत उसके बाद अन्नकूट का हमने विधान किया कि सब्जियां खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए, कच्ची सब्जियों को उबाल कर खाइए, और पकी हुई रसोई मत खाइए, आप कच्ची रसोई खाइए। तो खिचड़ी, बाजरे का खिचड़ा है, कड़ी है, ऐसी चीज़ों का सेवन अन्नकूट में होता है मिक्स वेज के साथ। तो ये शो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप अब फाइबरस डाइट की ओर जाइए, आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, आप अपनी अग्नि का भी ध्यान रखिए। तो ये जो यम दंष्ट्रा काल है, यम कहते हैं यमराज को, और दंष्ट्रा कहते हैं उनकी डाढ़ या उनका जबड़ा। जो उस यम की डाढ़ में फंस गया वो बच नहीं सकता। तो यम की डाढ़ में कौन फंसेगा? जो ऋतु के अनुसार सही भोजन पानी नहीं करेगा, जो ऋतु संधि की अनुपालना नहीं करेगा, जो जागरूक नहीं रहेगा, वो इस यम दंष्ट्रा काल में फंस जाएगा और मर जाएगा। तो कुल मिला के ऋतुओं के अनुसार हमें जागरूक रहना, उसके हिसाब से कौन सा दोष प्रकोपित हो रहा है और उस दोष को शमन करने के लिए किस आहार और औषधि और विहार का हमें सेवन करना चाहिए, वो हमें यहाँ से जानकारी मिलती है आयुर्वेद से। और हमें अपने आयुर्वेद के वैद्यों से, आयुर्वेद के स्कॉलर से, डॉक्टर से, प्रोफेसर से निरंतर परामर्श लेते रहना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। सर, जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि डेंगू और मलेरिया बहुत तेजी से फैल रहा है, तो क्या आयुर्वेद में इसके रोकथाम के उपायों का वर्णन किया गया है, और साथ ही क्या आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा भी संभव है? आपने बहुत अच्छा समयानुकूल प्रश्न किया है प्रगति। एक्चुअली जब आचार्य चरक ने ज्वरों का वर्णन किया, फीवर का वर्णन किया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संसार में ज्वर चिकित्सा या ज्वर निदान, जो चरक चिकित्सा स्थान का 3रा अध्याय है, मतलब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के भी जो प्रोफेसर्स हैं, विद्वान लोग हैं, वो भी स्वीकार करते हैं कि आचार्य चरक के जैसा चरक चिकित्सा या चरक का ज्वर का जो वर्णन है वो अद्भुत है, वो कहीं नहीं मिलता। उसमें आचार्य ने 5 प्रकार के विषम ज्वर बताए, 7 प्रकार के धातुगत ज्वर बताए, फिर 8 प्रकार के दोषज ज्वर बताए, फिर उसके बाद सन्निपात ज्वरों का भी बड़ा विस्तार से वर्णन किया, प्राकृत ज्वर बताए, वैकृत ज्वर बताए, आगंतुक ज्वरों में भी बड़ा कामज ज्वर, क्रोधज ज्वर आदि ज्वरों का वर्णन किया। तो ऐसे करके जो ज्वरों के जो वर्णन है आचार्य के द्वारा दिया हुआ, वो वास्तव में पठनीय और चिंतनीय और मननीय और अनुपालन करने योग्य है। अब डेंगू जैसे आपने नाम लिया, तो डेंगू नाम से कोई व्याधि नहीं है हमारे यहाँ, परंतु जो लक्षण जो हम जब देखने जाएंगे डेंगू से रिलेटेड या डेंगू जैसे लक्षण जब हम किसी ज्वर में देखेंगे, तो हमारे देखने में आता है कि जो पित्तोल्बण सन्निपातक ज्वर है, जहाँ पित्त की अधिकता रहती है, वात की अधिकता रहती है और कफ थोड़ा मंद रहता है, ऐसा जो ज्वर है, या पित्त कफोल्बण सन्निपातक ज्वर, मंद वातक ज्वर, ऐसा भी करके लक्षण आते हैं। जिसमें ऐसा एक लक्षण आया है कि रक्त की छर्दी होना या रक्त का स्पुटम के रूप में बाहर निकलना, रक्त स्टीवन जो है, और पूरे शरीर का टूटना, अस्थियों में, संधियों में वेदना होना, ऐसा एक लक्षण मिलता है। तो ये लक्षण डेंगू के लक्षणों से मिलता जुलता लक्षण है। रक्त का क्षय होता है, कमजोरी बहुत, दुर्बलता बहुत आ जाती है इसके अंदर। तो जो हमारे यहाँ जो चिकित्सा सिद्धांत है इसका, चिकित्सा विज्ञान है, वो सन्निपात ज्वरों का दिया है कि पित्त और कफ यदि बढ़ा हुआ है तो पहले उस पर हमें फोकस करना है, उसको नीचे लाना है। तो कफ और पित्त के शमन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ रस है, यदि रसों के चिकित्सा के आधार पर चलते हैं, तो तिक्त रस है। तो तिक्त रस सर्वश्रेष्ठ औषधि कौन सी है ज्वर के शमन के लिए? तो गिलोय क्या है? तिक्त वर्गीय रस की औषधि है। और गिलोय एक ऐसी औषधि जो त्रिदोष शामक भी है, तो ये सन्निपात ज्वर भी है और गिलोय तिक्त वर्ग की भी है, तिक्त औषधि भी है। ऐसे यदि अपन चिरायता पर जाएं, चिरात तिक्त जिसे कहते हैं, वो तो परम ज्वरग्न औषधि है, वो भी तिक्त वर्ग की। कटोल पर जाएं, वो भी तिक्त औषधि है। सारिवा पर जाएं, वो भी तिक्त औषधि है। चंदन पर जाएं, वो भी तिक्त औषधि है। मंजिष्ठा पर जाएं, वो भी तिक्त औषधि है। निम्ब पत्र पर जाएं, वो भी तिक्त औषधि। पाठा पर जाएं, वो भी तिक्त औषधि है। तो ये तिक्त वर्ग है जो हमारे पास औषधियों का, वो अद्भुत है उसका संचय। तो डेंगू के अंदर गिलोय को विशेष रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, और ज्वर के शमन के लिए महासुदर्शन घनवटी, जो इन समस्त तिक्त वर्ग का कॉम्बिनेशन है शास्त्रोक्त, उसका प्रयोग आचार्य लोग करते हैं। महासुदर्शन क्वाथ भी है। भारत सरकार का जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस, जो CCRS डिपार्टमेंट है, उसने आयुष 64 करके एक ऐसी औषधि का भी निर्माण किया है जो सभी प्रकार के विषम ज्वरों में, सभी प्रकार के सन्निपात ज्वरों में, यहाँ तक कि वायरल फीवर में भी वो अद्भुत कार्य करती है आयुष 64। तो आयुष 64 में भी तिक्त वर्ग की औषधियों का चयन सबसे ज्यादा है। तो जो गिलोय है वो तो कार्य करेगी। इसके अलावा आयुष 64 है, महासुदर्शन क्वाथ है, महासुदर्शन घनवटी है,
और जो वैद्य परामर्श रहता है, वैद्य की परामर्श रहता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ऐसे करके हम रस धातु के निर्माण की बात करते हैं। तो रस धातु के निर्माण के लिए जो हमारे ऐसे योग हैं, जो रस धातु को बढ़ाने वाले योग हैं, तो जो स्वर्ण बसंत मालिनी रस का प्रयोग करते हैं, ये रस धातु पर, अग्निमांद पर बहुत अच्छा काम करता है और रस धातु का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे करके आयुर्वेद में डेंगू की दृष्टि से अद्भुत चिकित्सा है और बिना नुकसान पहुंचाए इसमें चिकित्सा होती है। सबसे बड़ी बात यह है। ऐसी मलेरिया है, तो मलेरिया का वर्णन आचार्य ने विषम ज्वर के रूप में किया है। तो जहाँ 5 प्रकार के विषम ज्वर बताए हैं, संत, सतत, अन्य, दुष्ट, तृतीयक और चतुर्थ, जिनमें बहुत सारे इंटरवल्स के द्वारा बीमारी में इसका अटैक आता है, ज्वर का जो अटैक आता है, फीवर जो आता है, वो अंतराल के साथ आता है। संतत ज्वर में तो लगातार रहता है, तो सतत ज्वर में सुबह शाम का है, अन्य दुष्ट में डेली एक बार आएगा 24 घंटे में, ऐसे अन्य तृतीयक में एक दिन छोड़कर आएगा, चतुर्थक में 2 दिन छोड़कर आएगा। तो ऐसा प्रतीत होता है ये मलेरिया से रिलेटेड इसका वर्णन है। और इन विषमक ज्वरों की चिकित्सा में भी जो आयुष 64 और महासुदर्शन क्वाथ या महासुदर्शन घनवटी का जो रोल है और उपयोगिता है वो अद्भुत है। तो ऐसा डेंगू हो चाहे मलेरिया हो, और मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार का फीवर हो, चाहे कोविड फीवर हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी वायरल फीवर भी हो, बैक्टीरियल फीवर भी हो, टाइफाइड को है, आंतरिक ज्वर है, मंथर ज्वर है, निमोनिया, वातश्लेष्मक ज्वर है, इस सभी प्रकार के ज्वरों में आयुर्वेद की चिकित्सा निरापद चिकित्सा है, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है और ऐसी चिकित्सा है जो किसी भी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट को क्रिएट नहीं करती है। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सारी जनता जनार्दन से, कभी भी कैसा भी बुखार हो तो एंटीबायोटिक्स की तरफ नहीं भागें, पहले आयुर्वेद का परामर्श लें, जिससे कि आपके अंदर जो दोषों का, त्रिदोष का जो वैषम्य है वो दूर हो सके और बिना किसी साइड इफेक्ट के बीमारी सही हो सके। आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जो मौसम में संबंधित बीमारियां हैं, जो कि सबसे आवश्यक है लोगों को जागरूक करना इस विषय में। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने सभी लोगों को बताया और जागरूक किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रश्न करते रहें और जनता जनार्दन को जागृत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।